इसी के साथ अब ये यहां बता रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंटेशन इंप्रूव्स एज साइंस प्रोग्रेसेस। जस्टिफिकेशन, तो बंदा कहता है जस्टिफाइड, कि जैसे जैसे आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन बढ़ेगी, अच्छी होगी, आपके इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे होंगे, कब? जैसे जैसे साइंस तरक्की करती जाएगी। साइंस की तरक्की से आपके हालात भी बेहतर होते जाएंगे, आपके हालात भी बेहतर होते जाएंगे। बात समझ आई नहीं आई? आजकल तो भाई हालात इतने बेहतर हो चुके हैं कि आप जमीन पर हवा में, समंदर की सतह पे, समंदर के अंदर किसी चीज की पोजीशन को लोकेट कर सकते हो जीपीएस सिस्टम को यूज करके। नहीं करते? करते नहीं करते? तो ये हालात बेहतर हो रहे नहीं हो रहे? जो जो आपकी साइंस तरक्की करती जा रही है, आपके हालात भी बेहतर होते जा रहे हैं। सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस इन अर्ली क्या 1600, ये 16वीं सदी के इब्तदाई दिनों में, ठीक है। गैलीलियो आर्ग्यूड दैट द सक्शन पंप्स वर एबल टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ए वेल बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ वैक्यूम। जो गैलीलियो था उसने ये कहा कि जो पंप पानी नहीं निकालते कुएं से, आपकी मोटर है, तो जो खींचने वाले पंप हैं ये क्या करते हैं? ये वैक्यूम की मदद से पानी खींचते हैं। किसकी मदद से? लेकिन ये बात ठीक नहीं है, बताता हूं कैसे। इनसाइड द पंप अपने अंदर वैक्यूम बनाता है, अब उस वैक्यूम को फिल करने के लिए पानी ऊपर चढ़ता है, ठीक है, ये उसने कहा था। क्लियर हो गया? ये स्टेटमेंट याद हो जाएगी। द सक्शन पंप्स, जो खींचने वाले पंप है, ठीक है, वो पानी खींचते हैं कुओं से बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ वैक्यूम इनसाइड द पंप। प्रॉब्लम थी, स्टेटमेंट थी उसकी, ठीक है। आगे देखते हैं वो क्या कहता था कि जो पंप है ना, वो अपनी टंकी के अंदर से सारी हवा खींच लेता है, अब उस हवा की जगह पे नीचे से पानी आ जाता है, ठीक है। तो सक्शन पंप जो है वो क्या करते हैं? जमीन से पानी खींचते हैं अपने अंदर मौजूद वैक्यूम की वजह से। प्रॉब्लम किसी को? सो आफ्टर गैलीलियोस डेथ, गैलीलियो के मर जाने के बाद, ठीक है, द इटालियन मैथमेटिशियन एंड फिजिसिस्ट टोरिसेली proposed an other explanation। वो पहली एक्सप्लेनेशन किसकी थी? कि सक्शन पंप्स पानी खींचते हैं, they draw water from a well because of the force of vacuum that is inside the pump। But after the death of Galileo, the Italian mathematician and physicist E. Torricelli proposed an other explanation। He suggested that the air in the atmosphere has weight। उसने क्या कहा? Listen to me, listen to me. I will tell you each and everything। आप इसके बारे में जाके इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर में भी पढ़ेंगे, फ्लूइड्स के बारे में, तो वहां आपको टोरिसेली के बारे में दोबारा, ये कुआं जी जमीन के अंदर, ये आपकी अर्थ की सरफेस है, या नीचे आपका कुआं पानी का। यहां पानी का लेवल है, ठीक है। ये आपने बेटा पंप का पाइप बीच में लगाया हुआ है, और यहां से पानी चढ़ के ऊपर आएगा। अब मुझे अब एक बात का जवाब दें आप सारे के सारे। यहां से पानी ऊपर चढ़ेगा, यहां आपका पंप है, ठीक है। पंप क्या करता है? पंप सिर्फ पता क्या करता है? अपनी टंकी से, गौर से सुनना, पंप का काम सिर्फ यहां से हवा को ऊपर पुश करना है। यहां जब हवा की कमी आएगी तो यहां पे कौन है? क्या हवा ऊपर से नीचे पानी को नहीं दबा रही? यहां से हवा पानी को नीचे से ऊपर दबाएगी नहीं दबाएगी? तो ये जो एटमॉस्फेयर की हवा अपने वेट की वजह से इस पानी को नीचे दबा देगी। क्यों? क्योंकि यहां पे हवा का प्रेशर कम हो चुका है। पंप का क्या काम है? पंप का काम यहां से हवा को खींचकर ऊपर भेजना। जैसे ही यहां पर हवा की कमी आएगी, मैंने पहले कहा जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, वो उसके प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब हवा के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहां पे कम होंगे तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जो बाहर की हवा वो कहेगी नहीं भाई यहां पे मेरा प्रेशर बराबर होना चाहिए। समझ आ लिया? तो ये हवा नतीजतन क्या करेगी? इस पानी को पुश करेगी और पानी यहां से ऊपर चढ़ जाएगा। बात समझे नहीं समझे? उस प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए, समझ आया? प्रेशर की कमी को दूर करने के लिए। अब इसको पढ़ लें कि टोरिसेली ने क्या कहा था।
देखा, He suggested that the air in the atmosphere has weight. होता weight नहीं होता, बिल्कुल होता, जमीन उसको खींचती है तो उसका भी weight है. The force of the atmosphere pushing down on the surface of the water drives the water into the suction pump. आप समझ आए कि वो जो हवा बाहर है, जो एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद हवा है, अपने वेट की वजह से पानी को पुश करती है कि वो कहां चला जाए, पंप में चला जाए. ठीक है, ठीक है. When it is evacuated, जब पंप खाली हो जाए, बस ये उसकी एक्सप्लेनेशन थी. बस टोरिसेली की एक्सप्लेनेशन याद हो जाएगी, गैलीलियो की एक्सप्लेनेशन याद हो जाएगी. बेटा पूरा पैराग्राफ रट्टा मारने का मैंने कोई नहीं कहना, इसके अंदर क्या क्या लिखा उसको समझो. गैलीलियो ने क्या एक्सप्लेनेशन दी थी, ये थी जी, उसकी डेथ को छोड़ दो. क्या कहना, ई टोरिसेली सजेस्टेड, ही की जगह पे सिर्फ लगा दे टोरिसेलिस. टोरिसेलिस एक्सप्लेनेशन इज दिस. In 1946, Torricelli invented a device called barometer. Barometer क्या होता है पता आपको? मैंने आपको वैसे डेफिनेशन बताई है barometer की in the previous lectures. A device that is used to measure the atmospheric pressure is called barometer. आगे इसकी डेफिनेशन आ रही है, आगे इसकी डेफिनेशन आ रही है. He measured the atmospheric pressure by the barometer and found that at sea level and 0 degree Celsius the atmospheric pressure is 760 millimeter of Hg. याद आया? ये मैं सारा आपको पढ़ा चुका हूं. तो ये जो टोरिसेली थे, इन्होंने बैरोमीटर इन्वेंट किया था, जिसको हमने यूज किया था. मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन, इलेबोरेशन आपको चैप्टर के शुरू में ही दे दी थी. याद आया? When I was discussing the atmospheric pressure. यहां तक किसी बच्चे को मसला हो? So in 1946 Torricelli invented a device called barometer. उसने barometer, अब ये नया काम आ गया, सुन रहे हो? अब आप वो पीछे ना छोड़ दो कि सक्शन पंप्स कैसे वर्क करते हैं. आपसे कोई बंदा पूछ ले what are the explanations of Galileo and Torricelli about the working of suction pump, तो आपने दोनों की explanations दे देनी है बस. Galileo argued that suction pumps were able to draw water from a well, ठीक है, because of the force of vacuum inside the pump, full stop. बस. Again, Torricelli suggested that the air in the atmosphere has, he suggested that air in the atmosphere has weight. The force of the atmosphere, जो air का weight है वो push करता है, pushing down on the surface of the water, drives, वो भेजता है, वो लेके जाता है किसको, the water into the suction pump when it is evacuated, जब वो खाली हो जाता है, जब उसका पंप उससे हवा को खींच लेता है, तो फिर जो बाहर हवा मौजूद है वो अपने वेट की वजह से, क्योंकि सरफेस ऑफ द वाटर पे है, वो उसको पुश करती है पंप के अंदर. प्रॉब्लम किसी और इसी ने फिर इन्वेंट भी किया और इसकी एक्सप्लेनेशन दुरुस्त थी. इन 19, अब यहां तक फुल स्टॉप. एक्सप्लेनेशन ऑफ द सक्शन पंप जो है वो खत्म हो गई. तो टोरिसेली इन्वेंटेड ए डिवाइस कॉल्ड बैरोमीटर. कॉन्सेप्ट तो समझ आ रहा ना? सो ही मेजर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय बैरोमीटर एंड फाउंड दैट एट सी लेवल एंड 0 डिग्री सेल्सियस. मैंने ये बताया था ना, एट सी लेवल एंड 0 डिग्री सेल्सियस ए प्रेशर दैट सपोर्ट्स ए कॉलम ऑफ मर्करी और ए 746 मिलीमीटर कॉलम ऑफ मर्करी इज कॉल्ड 1 atm. 1 atm की डेफिनेशन मैंने आपको दी थी. तो यही उन्होंने कहा कि द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 760 मिलीमीटर ऑफ Hg और मर्करी. टोरिसेलीज वर्क, ये फुल स्टॉप आ गया, यहाँ पे बैरोमीटर का काम खत्म हो गया. कहता है टोरिसेलीज वर्क सून कॉट द अटेंशन ऑफ द ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट बॉयल. सुन रहे हो, सुन रहे हो? ये वही बॉयल की बात हो रही है. टोरिसेली के काम, अब देखिए पहले उन्होंने किसका बताया, गैलीलियो का बताया, फिर टोरिसेली का बताया. टोरिसेली के दो काम बताए, एक उसने सक्शन पंप की वर्किंग को एक्सप्लेन किया, दूसरा उसने बैरोमीटर इन्वेंट किया. अब जो आपके टोरिसेली का वर्क था उसको रॉबर्ट बॉयल ने पढ़ा और रॉबर्ट बॉयल बड़ा उससे इंस्पायर हुआ, उसको तहरीक मिली. तो रॉबर्ट बॉयल जो था उसने देख लिया किसको, टोरिसेली के काम को, लिहाजा वो मुतवज्जे हुआ. ठीक है, तो ही मॉडिफाइड. अब यहां से क्या हो गया जी, रॉबर्ट बॉयल का काम शुरू हो गया. उसने क्या किया, ही मॉडिफाइड द बैरोमीटर ट्यूब इनटू जे शेप्ड ट्यूब. उसने क्या किया, उसको जे शेप ट्यूब में कन्वर्ट किया बाय एडिंग मर्करी to the open end of the tube. He trapped a small volume of air in the sealed end. अब गौर से सुनना, रॉबर्ट बॉयल ने क्या किया जी, एक ट्यूब बनाई जे शेप्ड.
ठीक है, यहां ऊपर से उसने मरकरी डाला, मरकरी अंदर जाएगा तो अंदर जो हवा वो ट्रैप होगी नहीं होगी। यहां पे जो एयर है, पक्की बात है एयर होगी नहीं होगी। वो याद है उस दिन बच्चे ने पानी से अपने कैन को खाली किया था तो हवा ने उसको फिल किया था, मैंने कहा था आपको याद है ना, हमने उस दिन एनिमेशन भी देखी थी। तो जैसे ही उसने यहां पे बेटे का डाला मरकरी, अब मरकरी का अच्छा खासा वेट होता है, वो नीचे जाएगा, जितनी हवा अंदर होगी वो सारी क्या हो जाएगी, ट्रैप हो जाएगी। और मजे की बात मरकरी जो है ना, मरकरी जो है ना, ये अंदर वाली हवा को बाहर नहीं आने देगा। क्लियर हुआ? ये उसके ऊपर वेट का काम कर रहा है। उसने मरकरी डाल दी, अंदर हवा ट्रैप होगी। अब इसके ऊपर उसने क्या बनाई हुई थी, ग्रेडेशंस, मार्क्स बनाए हुए थे वॉल्यूम के। उसने क्या किया, इसको गर्म किया, देखा मरकरी ऊपर मूव कर, समझे नहीं समझे? ये क्या है, रॉबर्ट बॉयल को जो काम था वो तो पी और वी के दरमियान में था ना। उसने ये चेक किया कि जब प्रेशर कांस्टेंट है, सॉरी टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये ऐसे आप भी बेटा मिक्स ना करना। बॉयल्स लॉ में क्या प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या, और बच्चे मिक्स कर जाते हैं, ठीक है। और मेरे से भी अभी हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, आपने ऐसी गलती नहीं करनी। बॉयल्स लॉ प्रेशर और वॉल्यूम को डिस्कस करता है। आप एक गिवन मास, आप एक गैस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, तो उसने अपना ला दिया। अब यहां देखें, वो मरकरी की उसने थोड़ी सी मिकदार यहां पे डाली तो वो थोड़ी सी नीचे आई, तो हवा का वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। उसने और डाला और कम हो गया। जो जो प्रेशर बढ़ाते जाओगे गैस का वॉल्यूम क्या होता जाएगा। ये उसने ला यहां से डिड्यूस कर लिया। अब इसको पढ़ लें आप लोग। So he modified the barometer into a tube, into a J-shaped tube by adding mercury on the open end of the tube. He trapped a small volume of air in the sealed end. जो उसका बंद सिरा था ना, उसके अंदर उसने हवा को ट्रैप कर लिया, कैद कर लिया। He studied what happened. उसने ये पढ़ा, उसने इस बात का मुतालिया किया। What happened to the volume of air? क्या हवा के वॉल्यूम के साथ क्या होगा, ठीक है। एज ही एडेड मोर मरकरी, जैसे जैसे वो ज्यादा मरकरी डालता गया टू द ओपन एंड, खुले में, तो जो जो मरकरी की मिकदार बढ़ती जाएगी हवा का वॉल्यूम क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। प्रेशर बढ़ता जाएगा तो वॉल्यूम क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। Wise from the studies discovered the pressure volume relationship. तो बॉयज ने क्या किया, अपनी इस स्टडी से अपना वो लॉ जो अभी आपने पढ़ा थोड़ी देर पहले, उसने वो क्या कर लिया, डिस्कवर कर लिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, जे ट्यूब वाज फर्दर मॉडिफाइड एंड अनदर डिवाइस नोन एज मैनोमीटर क्या वाज डेवलप्ड दैट कैन मेजर द प्रेशर ऑफ एनी गैस। तो मैनोमीटर क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है दैट इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ एनी गैस, ठीक है। This means instrumentation improves as science progresses. तो क्या हुआ, देखिए पहले उसने बैरोमीटर बनाया था, बैरोमीटर से जे शेप ट्यूब बनी और उस ट्यूब से मैनोमीटर भी बन गया। बैरोमीटर से क्या बना, मैनोमीटर बना। जो बेटा आपकी साइंस तरक्की करती जाएगी वैसे वैसे आपके इंस्ट्रूमेंट्स भी होते जाएंगे, बेहतर होते जाएंगे। प्रॉब्लम किसी को क्लियर हो गया। तो पहली चीज आपने गैलीलियोस वर्क देखना है, फिर आपने टोरिसेली के दो जो उसने काम किए थे वो देखने हैं, फिर उसके बाद कौन आगे जी, बॉयल साहब आगे। बॉयल ने कहां से काम शुरू किया, यहां से। बॉयल्स मॉडिफाइड, ही की जगह का लगा दो मॉडिफाइड, सॉरी ही की जगह मॉडिफाइड, ही की जगह बॉयल्स लगाओ। तो बॉयल मॉडिफाइड बैरोमीटर ट्यूब इनटू अ जे शेप ट्यूब बाय एडिंग मर्करी टू द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब। ही ट्रैप्ड अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द एयर इन द सील्ड एंड। ये मैं बता रहा था, यहां पे ये सील्ड एंड है, दिस इज द, ये बंद सिरा है, इसके अंदर हवा को उसने ट्रैप किया। यहां से वो मरकरी डाल रहा है, पहले एक कतरा डाला वॉल्यूम कम हुआ, दो डाले और कम हुआ, तीन डाले और कम हुआ। तो बाय क्लियर हुआ, बाय एडिंग मरकरी इनटू द ओपन एंड ही ट्रैप्ड एयर इनटू द सील्ड एंड, ठीक है। ही स्टडीड व्हाट हैपेंड टू द वॉल्यूम, और यहां से बेटा उसने काम शुरू किया, यहां तक ठीक है। उसने हवा ट्रैप की, जो बंद एंड था उसके लिए। ही स्टडीड व्हाट हैपेंड टू द वॉल्यूम, क्या होता है वॉल्यूम के साथ ऑफ द एयर when क्या होगा, he adds more mercury to the open end, तो वॉल्यूम कम होता जाएगा। while from whiles नहीं while आना चाहिए यार, अपॉस्ट्रोफी नहीं आनी चाहिए, it should be while।
बॉयल फ्रॉम दिस स्टडी, बॉयल ने इस मुताले से क्या किया, डिस्कवर्ड द प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप, जो कि अभी आप पीछे पढ़ चुके हैं। फिर जे शेप ट्यूब वाज फर्दर मॉडिफाइड, एक और का काम रहा है, जे शेप ट्यूब वाज फर्दर मॉडिफाइड एंड अनदर डिवाइस नोन एज मैनोमीटर वाज डेवलप्ड दैट कैन मेजर द प्रेशर ऑफ एनी गैस। इसके जरिए आप किसी भी गैस का प्रेशर मेजर कर सकते हैं, सिर्फ एटमॉस्फेयर का ही नहीं। सो दिस मींस इंस्ट्रूमेंटेशन इंप्रूव्स, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके आलात हैं इंप्रूव्स, वो बेहतर होते हैं एज साइंस प्रोग्रेसेस। तो याद रहेगा आपको, बॉयल का काम देख लेंगे, इसको तोड़ दे पैराग्राफ्स में, ठीक है, अलग अलग, टोरिसेली का काम अलग कर लो, बॉयल का काम अलग कर लो, और लास्ट में बता दे जे शेप ट्यूब ये अलग कर लो, वाज फर्दर मॉडिफाइड इनटू ए डिवाइस कॉल्ड मैनोमीटर। मैनोमीटर की डेफिनेशन को पूछ लेते, डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ एनी गैस इज कॉल्ड द मैनोमीटर। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है, मैनोमीटर से किसी भी गैस का प्रेशर मेजर कर सकते हैं। तो एट द लास्ट आपने ये स्टेटमेंट दे देनी है कि देखिए हर साइंटिस्ट के वर्क को आप याद करें और बाद में इकट्ठा करके लिख दें, सारा पैराग्राफ बन जाएगा। एट द लास्ट आप सिर्फ ये स्टेटमेंट डाल दें, स्टेप बाय स्टेप, पहले गैलीलियो आएगा, फिर टोरिसेली आएगा, फिर बॉयल आएगा, ठीक है, जे शेप ट्यूब आएगी, ठीक है, और जे शेप ट्यूब एट द लास्ट बन जाएगी मैनोमीटर। और मैनोमीटर की डेफिनेशन दे देनी है, इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द गैस ऑफ एनी, दैट इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ एनी गैस ऑफ एनी प्रेशर नहीं है, दैट इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ एनी गैस। सो देयरफॉर दिस मींस इंस्ट्रूमेंटेशन इंप्रूव्स एज साइंस प्रोग्रेसेस। जवाब दे दोगे अब तो? अब बेटा जी आपको एक एग्जांपल दे दी है उन्होंने, मेरे बच्चे आपने ये करनी है, गौर से सुन ले जरा। अकाउंटिंग फॉर प्रेशर वॉल्यूम चेंजेस इन ए गैस यूजिंग बॉयल्स लॉ। अकाउंटिंग फॉर का मतलब मेरे बच्चे होता है जवाब देना, सेटिस्फेक्शन देना प्रेशर वॉल्यूम चेंजेस की इन ए गैस में यूजिंग बॉयल्स लॉ को यूज करते हैं। इथीन फार्मूला C2H4, ठीक है, इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक गैस, इसको बेहोश करने वाली गैस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। प्रॉब्लम किसी को, द प्रेशर ऑन 2.5 डेसीमीटर क्यूब ऑफ इथीन चेंजेस फ्रॉम, कौन से सुन रहे हो, ये उसका इनिशियल वॉल्यूम है। मैंने अभी आपको कहा था बॉयल्स लॉ की एक और शक्ल क्या है, अभी दिखाया था मैंने, अब यूं कह दें, if the pressure on a gas changes from P1 to P2, ठीक है, and volume V1 to respectively, done by Boyle's law। P1 प्रेशर पे वॉल्यूम क्या था, V1 था, तो P1 मल्टीप्लाई V1 क्या होगा, K होगा, पहली स्टेटमेंट आ गई। एंड P2 मल्टीप्लाई V2 क्या होगा, वो भी कांस्टेंट होगा। सुन लो बेटा, एक बार जवाब नहीं देते, ठीक है। फिर द प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस, ठीक है, ये यहां पे आएगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर भी कह दें, एट T इक्वल्स टू कांस्टेंट चेंजेस फ्रॉम, अब ये कह दें, ठीक है। तो बेटा मुझे ये बताएं, अगर मैं 1 और 2 को कंपेयर करूं, ट्रांजिटिव लॉ यूज करूं, ठीक है, तो क्या होगा, दोनों इक्वेशंस की एक साइड सेम है नहीं सेम, तो क्या होगा, P1 V1 किसके बराबर आ जाएगा, बस आपने ये चेक करना है। अब यहां बेटा इस एग्जांपल के अंदर आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस चीज की पहचान करनी कि वॉल्यूम V1 क्या है और P1 क्या है, ठीक है। V1 क्या, V2 क्या, वॉल्यूम, और V1 और P1 आपने आइडेंटिफाई करना, V2 और P2 अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया आपका काम हो जाएगा। तो उसने गौर से पढ़ना, कहता था प्रेशर ऑन, ये डेसीमीटर क्यूब में क्या होता है, वॉल्यूम होता है ना, ठीक है, वॉल्यूम होता है ना, तो कहा इतना वॉल्यूम था किसका, इथीन का, उस पर जो प्रेशर है, प्रेशर ये चीज चेंजेस फ्रॉम, इसका मतलब ये P1 है, और 2 क्या होगा, P2 होगा, ये आपका P2 है।
अब ये वॉल्यूम था, प्रेशर ऑन दिस एंड द वॉल्यूम ऑफ इथीन बिकम्स दिस, तो ये V1 नहीं होगा। पहले वॉल्यूम ये था, अब वॉल्यूम ये है। सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे? समझ आ गया? तो बेटा जी आपने सिर्फ डाटा लिख लेना है, चुप करके। क्या लिख लेना? डाटा लिख के दूं? डाटा क्या है? P1 लिख लें, वो क्या था? 1.0 वाट। क्या ATM, क्या प्रेशर का कोई यूनिट? एक तो आप बोलते नहीं हो ना। हाँ, ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये ख्याल करना प्रेशर के यूनिट्स और वॉल्यूम के यूनिट सेम हो। आगे क्या जी 2 पॉइंट समथिंग है ATM। नहीं, मैं प्रेशर की बात कर रहा हूं। 2.10 ATM ना, मैं P1 ये अब देख रहा 2.10 10 या 01। अब एक मिनट सब्र करें, चीजें मुझे अब गलत लिखवा रहे हैं। ये आ गया 2.10। ठीक है बेटा, अब मुझे बताएं V1 क्या है? डेसीमीटर क्यूब। V2 क्या है? 1.25 ठीक है बेटा, देखिए प्रेशर के दोनों यूनिट सेम है, वॉल्यूम की दोनों यूनिट सेम है। ठीक है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन निकालें। ठीक है, क्या बाय बॉयल्स लॉ? बॉयल्स P1 मल्टीप्लाई V1 निकालना। P1 क्या है? P2 V1 क्या है? 2.5। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? बुक से देख के बता रहे हो मुझे, लिखवाएं। 1.05 मल्टीप्लाई 2.5। प्रॉब्लम किसी को 2.625 लिख लें, यही है। अब देखें इसका यूनिट क्या था? ATM और इसका एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अब आप क्या करें, इसको 1 का नाम दे दें। सिमिलरली आप P2 मल्टीप्लाई V2 फाइंड करें। V2 क्या है और V2 क्या है? 25। ठीक है बेटा, तो जरा मुझे लिखवा देना, मैंने अभी क्या P1 क्या था? 2.10 मल्टीप्लाइड 2.625, वही आया 2. ATM डेसीमीटर, दोनों के यूनिट 60 डाल दे। P2 V2, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब आप यहां पता क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 and 2। अब आप जरा अपनी एग्जांपल को भी देख ले, उन्होंने भी ऐसे ही किया हुआ है। देखें, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ द प्रेशर एंड according to Boyle's law the product of pressure and volume is constant at any two sets of conditions। ठीक है, calculate P multiply V for two sets of the conditions and compare। देखिए आपने P1 मल्टीप्लाई कैलकुलेट कर लिया, आंसर ये आ गया। दूसरा भी कैलकुलेट, the calculated results agree with the pressure volume relationship according to Boyle's law। आप सिर्फ ये कहें किधर गए हम लोग? यहां सिर्फ बेटा आप लिखें फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 P1 किसके V1 किसके बराबर आ गया? दोनों का आंसर सेम है नहीं? हाँ, दोनों सेम है ना। अगर एक साइड सेम है तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। क्लियर हो गया? हेंस गिवन डाटा satisfies
वॉइस। ला फुल स्टॉप, प्रॉब्लम कुछ नहीं। यही कुछ बेटा आपको यहां पे मिलेगा। क्लियर है? फिर आगे बेटा आपको एक टेबल दे दिया उन्होंने सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज में। ए स्टूडेंट ऑब्टेन द फॉलोइंग डाटा इन एन एक्सपेरिमेंट एट 20 डिग्री सेल्सियस। समझ आ रही है नहीं आ रही? आपने क्या करना है, इसी टेबल को अपनी शीट पे कॉपी कर लेना। ठीक है, जो भी आप काम कर रहे हैं, अगर आपसे टेस्ट लेता तो आपने इसको अपनी शीट पे कॉपी कर लेना और आपने हर सेट ऑफ वैल्यूज के लिए ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आंसर कितना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आंसर इंशाल्लाह ये सेम आएगा ना। जब ये टेबल बन जाए, समझ आ लिया, तो आपने कहना इट इज ऑब्वियस सिंस p मल्टीप्लाई v इज कांस्टेंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द टेबल। ठीक है, अब यही आएगा 0.2476, 0.24765, 0.24765, यही सबके लिए आएगा। ठीक है, तो आपने कहना इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द टेबल दैट द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड द वॉल्यूम is constant, so therefore the table or the data in the table obeys Boyle's law or satisfies the Boyle's law or the data satisfies the Boyle's law। कर लेंगे आप लोग? सबको समझ आया या नहीं आया? जिसको नहीं आया वो पूछे मुझसे। क्लियर है? कर लेंगे? मैंने आपको पहले भी बना के दिया था, फिर दोबारा बता रहा हूं। एक्सप्लेन प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप यूजिंग दिस डाटा एंड बॉयज लॉ। आपने प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन को डिस्कस करना, यही आपके टेबल के बारे में उन्होंने बताया आपको, यही क्वेश्चन था ना। तो आपने बेटा सिर्फ एक और कॉलम बनाना ना, p मल्टीप्लाई v का, बस आगे आपका कोई काम नहीं है। नंबर 2, अमोनिया गैस इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट। ये कूलिंग एजेंट है। ठीक है, ये ठंडक पैदा करती है रेफ्रिजरेटर्स के अंदर। सो आप ये कह रहे हैं एज रेफ्रिजरेंट 0.474 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू चेंज, उसकी जरूरत होती है टू चेंज कितना, अब गौर से सुनना, इतना प्रेशर चाहिए, इतना प्रेशर चाहिए चेंज करने के लिए 2000 सेंटीमीटर क्यूब सैंपल ऑफ अमोनिया को इनिशियली, सुन रहे हो, इनिशियली एट दिस प्रेशर। अगर अमोनिया, अब गौर से सुनना, अब इसका मतलब इनिशियल प्रेशर क्या था, इनिशियल प्रेशर क्या था, P1 क्या था, P1 0.474 ATM था या P1 1 ATM था, मुझे ये बताया आप। हाँ, 0.474 जो है वो P1 है, क्यों जी, फिर पढ़े जरा एक दफा। अमोनिया इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, दिस प्रेशर, इतना प्रेशर चाहिए, इतना प्रेशर और चाहिए, मैं भी बता रहा हूं आपको, इतना प्रेशर और चाहिए, इतना और डालना पड़ेगा आपको, इतना और, ये आपका P1 नहीं है, ये प्रेशर आपको इनिशियल प्रेशर में ऐड करना पड़ेगा। ये थोड़ा ट्रिकी न्यूमेरिकल है, बात समझे नहीं समझे, ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें ट्रिक क्या है, उसने कहा इतना प्रेशर और चाहिए, अमोनिया इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, दिस प्रेशर 0.474 ATM प्रेशर इज रिक्वायर्ड, ये मजीद और ऐड करना आपने किस प्रेशर में, जो कि इनिशियली 1 ATM था। अब 1 ATM में आप 0.474 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 1.474 ATM, ये आपका P2 होगा, ये आपका क्या होगा, और ये 1 ATM में ये क्या आपका, ये इनिशियली मतलब ये आपका P1 है, ये आपका क्या, अब इट रिक्वायर्ड टू चेंज 2000 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम टू 4.22 डेसीमीटर क्यूब। समझे नहीं समझे? तो इनिशियल वॉल्यूम कौन सा था, 2000 सेंटीमीटर क्यूब, फाइनल वॉल्यूम कौन सा, V2, जो कि 4.22 डेसीमीटर क्यूब है। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? सबको आ रही है? क्लियर हुआ? डाटा समझ आ रहा नहीं आ रहा? बेटा जी यहां से निकालना आपने, ये बड़ी टेढ़े मेढ़े करके उसने न्यूमेरिकल्स लिखे हुए हैं। कहता है इतना वॉल्यूम चाहिए, इतना इतना वॉल्यूम चाहिए, फाइनल में बता देना 4.22 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम चाहिए हमें। इनिशियल क्या था, 2000 सेंटीमीटर क्यूब, उसका यूनिट सेंटीमीटर क्यूब है, इसका यूनिट क्या, डेसीमीटर क्यूब। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो बेटा जी बात ये हो रही है कि P1 क्या और P2 क्या है, तो याद रखना इनिशियल वॉल्यूम ये है
ठीक है, फाइनल वॉल्यूम ये है, सुन रहे नहीं सुन रहे? इनिशियल वॉल्यूम दिस इज V1, दिस इज V2, और आपका ये फाइनल प्रेशर है, दिस इज P2, दिस इज P1। समझ आ गया या नहीं आया? कि इनिशियली प्रेशर ये था, फाइनली ये चाहिए, ये प्रेशर चाहिए। समझ आ रही है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका एक मिस इंटरप्रिटेशन आपको दी है, वो ये है कि ये प्रेशर चाहिए, फर्दर नहीं चाहिए। अगर फर्दर का होता तो उसको मैं पहले वाले में ऐड करता, तो यही चाहिए, दिस इज योर P2। तब अगर आप आगे वाले स्लाइड पे देखें तो मैंने ये P1 लिखा हुआ दैट इज 1 ATM, P2 लिखा हुआ 0.474 ATM, ठीक है, दोनों प्रेशर डाल दिए, इसको P1 कह दिया, इसको P2 कह दिया। अब V1 आपका सेंटीमीटर क्यूब में था, किसमें था? सेंटीमीटर क्यूब में था बेटा, हमने इसको चेंज करना किसमें? मीटर क्यूब में। इसका यूनिट डेसीमीटर क्यूब है, इसका सेंटीमीटर क्यूब है, दोनों के आंसर सेम नहीं आएंगे, लिहाजा आपने क्या करना है? सेंटी की वैल्यू पुट करनी है। अब देखिए सेंटीमीटर क्यूब है, बात गौर से सुने, सेंटी का क्यूब है। मैंने अगर यूनिट कन्वर्जन आपने सीखी है फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स में, तो मैंने वहां पे आपको यूं ही सिखाई थी, अगर मैंने सिखाई है तो ब्रैकेट डाले सेंटीमीटर के ऊपर और सेंटी की वैल्यू पुट कर लें। समझे नहीं समझे? या इफ यू वांट मैं आपको करके दे देता हूं। ये देखें बेटा, और से सुनिएगा, आपका V1 क्या है? सेंटीमीटर क्यूब। तो बेटा ये क्यूब जो है पूरे सेंटीमीटर के ऊपर है, आपने 2000 लिख के ब्रैकेट डाल ली, अंदर सेंटी, ऊपर मीटर डाल दिया, ऊपर क्यूब डाल दिया, ठीक है। अब बेटा ये सेंटी जो है ये प्रीफिक्सेस है, इसकी एक वैल्यू है, याद आया? ये प्रीफिक्स है, एक प्रीफिक्सेस प्लूरल है। 10 raised to the power -2 साथ मीटर आ गया, ऊपर क्यूब आ गया। अब ये पावर इस पे भी अप्लाई होगी, इस पे भी अप्लाई होगी, तो इन रिटर्न आपके पास जो रिजल्ट आएगा 2000 मल्टीप्लाई 10 raised to the power -6 मीटर क्यूब। अब देखें ये 10 raised to the power -6 है, ठीक है, समझ आया नहीं आया? इसका मतलब क्या है कि आपने 2000 को ऊपर रखना और 10 की पावर 6 मतलब 10 लाख से आपने डिवाइड करना है। 3 जीरो यहां से कट जाएंगे, नहीं कट जाएंगे, तो इन रिटर्न आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 साथ के आ गया मीटर क्यूब। सिमिलरली फॉर V2 यू विल राइट हियर दैट इज 4.22 डेसीमीटर क्यूब, ये था। अब 4.22 तो वैसे रहेगा, डेसीमीटर होगा, क्यूब ले लूंगा मैं। डेसी की वैल्यू 10 raised to power -1 होती है, पता है ना? 7 मीटर आ गया, ऊपर हमने क्यूब डाल दिया। आप पावर अप्लाई करेंगे ना बेटा, तो आंसर आ जाएगा 4.22 टाइम 10 raised to the power -3, मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3 मल्टीप्लाई 1 3 होता है, तो -3 मीटर क्यूब। प्रॉब्लम किसी को? अब देखिए ये भी मीटर क्यूब में, ये भी मीटर क्यूब में। अब आप फाइंड करें नाउ बाय यूजिंग बॉयल्स लॉ, जो कि मैंने पीछे आपको करके दे दिया। ये P1 आपने निकाला, वो 2 मल्टीप्लाई 10 raised to the power -3 एटमॉस्फेयर मीटर क्यूब आ गया। और उसके बाद फिर क्या आ गया जी? आपने P2 जो कि आपके पास 0.474 था, उसको आपने मल्टीप्लाई कर लिया किसके साथ? ये इसके साथ मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 है ना, ये वाला मैंने बाद में कर दिया, वैसे ये नंबर एक ही है ये वाला, ठीक है। ये आपका वॉल्यूम आ गया, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसका आंसर भी क्या है? 2.00008 आ रहा था, मैंने नोट ऑफ किया, 2 आ गया। तो देखिए दोनों का आंसर सेम आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा है ना। सो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 हमारे पास P1 V1 बराबर है किसके? P2 V2 के, क्योंकि दोनों का आंसर कांस्टेंट आ रहा है। हेंस गिवन डाटा ओबेज बॉयल्स लॉ। प्रॉब्लम किसी को? तो इसी के साथ बेटा आज हमारा लेक्चर जो है ये हम खत्म करते हैं, और उसके बाद चार्ल्स लॉ, हमारा चार्ल्स लॉ को स्टडी करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।